Welcome to Smart Talks. जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो बना तो था इतिहास बदलने के लिए, पर कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध का नक्शा ही कुछ और होता। चलिए, आज पर्दा उठाते हैं इतिहास के एक ऐसे ही भूले बिसरे लेकिन कमाल के टेक्नोलॉजिकल मार्वल से। Before going to the video, please subscribe our channel and press the bell icon for more videos. सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यह सच है। एक ऐसी पनडुब्बी जो समंदर की गहराइयों में खामोशी से तैरती थी और अपने अंदर तीन भारी भरकम बॉम्बर प्लेन्स को छुपाए रखती थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इस पनडुब्बी की रेंज इतनी जबरदस्त थी कि ये एक बार फ्यूल भरने पर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। एक सच्चा समुद्री भूत। जी हाँ, 3 बॉम्बर्स। और ये कोई छोटे मोटे प्लेन नहीं थे, ये पूरे 4.5 टन के विमान थे जो दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, वो भी बिल्कुल छिपकर। तो ये कहानी है जापान के इसी सीक्रेट सुपर वेपन की। साल था 1944, जब जापान ने दुनिया के सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की जिसने उस वक्त की सुपर पावर्स अमेरिका और जर्मनी तक को हैरान कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जापान ने ये कमाल कर कैसे दिखाया, जबकि बाकी देश इस कोशिश में फेल हो चुके थे। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी आखिर इतिहास के पन्नों में गुमनाम क्यों हो गई। और मजे की बात यह है कि इस खतरनाक हथियार का आइडिया असल में जापान का था ही नहीं। इसकी जड़ें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जर्मनी में थीं। देखिए, जर्मनी का प्लान था कि किसी तरह ब्रिटेन के डिफेंस को चकमा दिया जाए। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, एक ऐसी पनडुब्बी बनाई जाए जिसके ऊपर एक प्लेन फिट हो सके। पनडुब्बी चुपके से ब्रिटिश तट तक पहुंचे और फिर प्लेन अचानक हमला कर दे। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ी, बहुत ही बेसिक कमी थी। पनडुब्बी के ऊपर लगा प्लेन तो दूर से ही दिख जाता था, और उस जमाने की पनडुब्बियां भी इतनी स्टेल्थी नहीं थीं। दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकता था। तो ये आइडिया सीधे सीधे फेल हो गया। खैर, जर्मनी तो जंग हार गया, लेकिन उनका ये आइडिया पहुंच गया अमेरिका। अमेरिकी इंजीनियर्स को लगा कि वो जर्मनी की गलतियों से सीखकर इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सुधार किया। उन्होंने पनडुब्बी के अंदर ही एक वाटरप्रूफ हैंगर बना दिया। तो अब विमान पानी से सुरक्षित था, लॉन्च भी हो जाता था। लेकिन जरा सोचिए, एक बार हमला करने के बाद वो प्लेन वापस कैसे आता? समंदर की ऊंची नीची लहरों पर हिलते डुलते पनडुब्बी के छोटे से डेक पर प्लेन को लैंड कराना नामुमकिन था। बस इसी एक वजह से अमेरिका को भी ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। तो अब तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी तकनीकी ताकतें, जर्मनी और अमेरिका, इस आइडिया पर हार मान चुकी थीं। और फिर इस कहानी में एंट्री हुई जापान की। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। जापान का तरीका बहुत स्मार्ट था। उन्होंने जीरो से शुरुआत करने के बजाय जर्मनी और अमेरिका की गलतियों को बहुत ध्यान से स्टडी किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि क्या काम नहीं कर रहा था, ताकि वो उसे ठीक कर सकें। और जापान ने 4 ऐसे बदलाव किए जो गेम चेंजर साबित हुए। पहला, पनडुब्बी पर एक खास रबर की कोटिंग लगाई जो दुश्मन के सोनार की तरंगों को सोख लेती थी। इससे पनडुब्बी लगभग अदृश्य हो गई। दूसरा, चुंबकीय माइन से बचने के लिए खास डी-गैसिंग केबल लगाए। तीसरा, और ये सबसे कमाल का था, उन्होंने ऐसे प्लेन बनाए जिनके पंख और पूंछ फोल्ड हो जाते थे और वो एक छोटे से सिलेंडर जैसे हैंगर में फिट हो जाते थे। और चौथा, प्लेन्स को सिर्फ 45 मिनट में लॉन्च करने के लिए एक स्टीम से चलने वाला कैटापल्ट सिस्टम बनाया। तो जापान ने एक परफेक्ट हथियार बना लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाया और जापान जंग हार गया? लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 बड़ी घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। पहले 1942 में मिडवे की लड़ाई में जापान की करारी हार हुई, जिससे यह प्रोजेक्ट बहुत धीमा हो गया। फिर 1943 में इस प्रोजेक्ट के पीछे का जो असली दिमाग था, एडमिरल यामामोटो, वो मारे गए। इन झटकों की वजह से 18 में से सिर्फ 2 ही पनडुब्बियां बन पाईं। और जब वो आखिरकार जुलाई 1945 में अपने पहले मिशन पर निकली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्यूक्लियर हमलों के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया
और मिशन बीच में ही रद्द करना पड़ा। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। वापस लौटते वक्त पनडुब्बी I-401 का सामना एक अमेरिकी पनडुब्बी से हुआ। दोनों एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन तभी जापानी कमांडर को रेडियो पर सरेंडर करने का आदेश मिला। और बस इसी तरह दुनिया का सबसे एडवांस्ड हथियार बिना एक गोली चलाए अमेरिका के हाथ लग गया। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर। अमेरिका ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की नकल करने के बजाय उसे नष्ट क्यों कर दिया? इसका जवाब एक शब्द में है रूस। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन कोल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी थी। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह था कि अगर इस पनडुब्बी का राज उनके नए दुश्मन सोवियत संघ के हाथ लग गया तो क्या होगा। वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे हमेशा के लिए समंदर में डुबो देने का फैसला किया। और सच तो ये भी है कि कोल्ड वॉर के अलावा ये टेक्नोलॉजी खुद भी पुरानी होती जा रही थी। इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, इसे सतह पर आने में अमेरिकी पनडुब्बियों से 2 गुना वक्त लगता था, जो कि बहुत खतरनाक था। दूसरी, प्लेन लॉन्च करने के पूरे 45 मिनट तक ये पनडुब्बी दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाती थी। और सबसे बड़ी बात, 1960 के दशक तक बैलिस्टिक मिसाइलें आ चुकी थीं, जो दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों में हमला कर सकती थीं। तो अब ऐसे किसी पनडुब्बी कैरियर की ज़रूरत ही नहीं बची थी। तो आखिर में I-400 की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि एक देश जो जंग में लगभग तबाह हो चुका था, उसने भी क्या कुछ हासिल कर दिखाया। जापान ने अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस किया, और वो थी उसके लोगों की बुद्धि, उनकी इनोवेशन करने की क्षमता। ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना, कि जब कोई देश अपनी सीमाओं या मुश्किलों की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी काबिलियत और इनोवेशन पर भरोसा करता है, तो क्या कुछ हासिल करना मुमकिन हो जाता है। Subscribe and like for more videos.